सो इन लास्ट क्लास हम लोगों ने लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी एल्कलाइन अर्थ मेटल की। उसमें हम लोगों ने हेलाइट्स पढ़े थे और हेलाइट्स का आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। हेलाइट्स में दे फॉर्म BeCl2 BeX2, जो कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है BeX2 होता है। उसमें से बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, बेरिलियम के जो हेलाइट्स होते हैं, दे आर एक्सेप्शनली कोवलेंट। उनका कोवलेंट नेचर होने का रीज़न क्या है कि उनका स्मॉल साइज होता है, हाई पोलराइजिंग पावर होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट बेरिलियम क्या करता है, बेरिलियम डायगोनल रिलेशनशिप भी शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। सो एल्यूमिनियम पॉलीमरिक हेलाइट्स बनाता है, तो बेरिलियम भी पॉलीमरिक हेलाइट्स बनाने की कोशिश करता है। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट क्लास कि बेरिलियम डायमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब वो गैस फेज में होता है, और पॉलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है जब वो सॉलिड फेज में होता है। तो वेपर फेज में दो BeCl2 के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और दे फॉर्म डायमर, वेयरएज जब सॉलिड स्टेट होता है तो सारे मॉलिक्यूल कंडेंस हो जाते हैं और वो पॉलीमर फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर सामने तुम्हारे दिखाई दे रहा है। दूसरा केस था कि इनके जितने भी क्लोराइड्स होते हैं, दे आर ऑलवेज फॉर्म इन हाइड्रेटेड फॉर्म। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनके फॉर्म में ज़रूर होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है MgCl2.8H2। So 8 water molecules are combined with MgCl2। CaCl2.6H2, 6 वाटर के मॉलिक्यूल कैल्शियम क्लोराइड के साथ हमेशा ही कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं। 6H2O स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड के साथ भी अटैच्ड है एंड 2H2O बेरियम क्लोराइड के साथ भी अटैच्ड है। इसका क्या मतलब है कि इनकी जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं, इनकी पोलराइजिंग पावर इतनी ज़्यादा हाई होती है कि ये जो वाटर है इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में, उसको पोलराइज करके क्रिस्टलाइज कर देता है। तो इन जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो साथ में कंबाइन यहाँ पे हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। सो ऑक्सो एसिड्स मैंने तुम्हें बताया था। ऑक्सो एसिड्स क्या होता है? ऑक्सो एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जिसमें ऑक्सो ग्रुप भी अटैच होता है, जैसे C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ जब OH लगा है तो ये ऑक्सो एसिड हो गया। S डबल बॉन्ड O OH, इट इज ऑल्सो एन ऑक्सो एसिड ऑफ सल्फर। इसी तरीके से Cl, ये भी ऑक्सो एसिड है। तो कभी भी कोई भी मेटल के साथ डबल बॉन्ड O हो और उसके साथ OH लगा हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सो एसिड बोलते हैं। तो ऑक्सो एसिड मतलब कार्बोनिक एसिड हो गया यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड एंड यहाँ पे परक्लोरिक एसिड। तो अगर इनके साथ जो कंपाउंड फॉर्म होंगे तो उनको हम लोग ऑक्सो एसिड्स बोलेंगे। कार्बोनिक एसिड क्या होता है? C डबल बॉन्ड O OH एंड OH, इसके पास दो OH होते हैं, तो ये हो गया कार्बोनिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जब सिर्फ एक OH होता है। तो जब दो OH होते हैं तो उसको हम लोग कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, जैसे H2CO3। Sodium bicarbonate Na2CO3 is a salt of carbonic acid। कार्बोनिक एसिड क्या है? एक ऑक्सो एसिड है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ सोडियम सॉल्ट ऑफ ऑक्सो एसिड। ऑक्सो एसिड का ये क्या है? एक सोडियम सॉल्ट है। ठीक है, इतना यहाँ पे हमें क्लियर है। सो ऑक्सो एसिड्स में सबसे पहला आता है हमारा कार्बोनेट्स। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि इनके जो कार्बोनेट होते हैं वो कंपैरेटिवली स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। हाउएवर इनके जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सो कार्बोनेट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल आर इनसोल्यूबल इन वाटर। इनके सबसे पहले क्या है कि इसके जो कार्बोनेट्स बनेंगे वो वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं एंड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिशन ऑफ सोडियम और अमोनियम कार्बोनेट सॉल्यूशन टू अ सॉल्यूशन ऑफ soluble sort of these metal। तो अगर तुम्हारे पास फॉर एग्जांपल बेरियम है, इसके अंदर तुम कार्बोनेट डाल दो Na2CO3, तो ये बेरियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट वाइट PPT यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सो बेरियम कार्बोनेट में यहाँ पे वाइट PPT बन गया। द solubility of carbonate in water decreases as the atomic number of metal increases। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? इनकी solubility डिक्रीज करती है। बेरियम कार्बोनेट सबसे कम सोल्यूबल होगा और बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा सोल्यूबल होगा। सो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं,
आर लेस सोल्यूबल, इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं वो बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं। एंड डाउन द ग्रुप solubility डिक्रीज। सो डाउन द ग्रुप क्या होता है, solubility वाटर में डिक्रीज कर देती है। बेरियम कार्बोनेट इज वेरी मच इनसोल्यूबल देन बेरिलियम कार्बोनेट, तो बेरिलियम कार्बोनेट ज़्यादा सोल्यूबल होगा और बेरियम कार्बोनेट सबसे कम सोल्यूबल होगा। ये जो कार्बोनेट है, ऑब्वियसली कार्बोनेट जो भी होगा, लाइक MCO3 लिया तो ये मेटल का कार्बोनेट, जब भी इसे हीट करोगे सो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होते हैं और जैसे ही इनको हीट करेंगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस MO। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम है तो MgCO3 अगर मैं कर दूँ MgCO3 हीट करेंगे तो ये बन जाएगा CO3 में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी प्लस MgO। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। एंड इट हैज़ बीन सीन विद ऑलमोस्ट ऑल दी कार्बोनेट्स को कभी भी जब हम लोग हीट करते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत आराम से रिलीज हो जाती है और साथ में मेटल ऑक्साइड निकलता है या फिर मेटल भी निकल सकता है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मेटल है। द नेक्स्ट इज कि बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है। बेरिलियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखा जाता है सो दैट कि वो स्टेबल रहे। अब रीज़न क्या है कि बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल है? बेरिलियम कार्बोनेट अनस्टेबल होता है और अनस्टेबिलिटी का रीज़न क्या है? अनस्टेबिलिटी का रीज़न ये है कि बेरिलियम इज अ स्मॉल केटायन एंड कार्बोनेट इज अ लार्ज एनायन। तो स्मॉल केटायन लार्ज एनायन कभी भी एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं करते हैं। हमेशा स्मॉल केटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन एंड लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। तो अगर तुमने एक छोटा केटायन ले लिया और एक बड़ा एनायन ले लिया तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज नहीं करेंगे, या वाइस वर्सा, एक बड़ा केटायन ले लिया एक छोटा एनायन ले लिया तो वो एक दूसरे को स्टेबलाइज बिल्कुल भी नहीं करते हैं। सो स्मॉल केटायन ऑलवेज स्टेबलाइजेस बाय स्मॉल एनायन एंड लार्ज केटायन इज ऑलवेज स्मॉल बाय स्टेबलाइजेस बाय लार्ज केटायन। तो ये एक जो रूल है वो तुम्हें रट लेना है, ठीक है। एक दूसरा रूल है, हार्ड एसिड कंबाइंस विद हार्ड बेस, सॉफ्ट एसिड कंबाइंड विद सॉफ्ट बेस। अब ये जो हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं ना वो दोनों ही छोटे होते हैं। तो स्मॉल केटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन, लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। तो ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है और ये या वैल्यू, ये जो चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट है, ये तुम्हें लाइन रट जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना हर जगह यूज होता है जब तुमसे पूछा जाता है कि ये स्टेबल क्यों नहीं है और ये वाला आयनिक कंपाउंड क्यों ज़्यादा स्टेबल है। तो ये चीज़ तुम बहुत आराम से लिख सकते हो। अब देखो, लार्ज केटायन एक स्मॉल एनायन के साथ, स्मॉल केटायन एक लार्ज एनायन के साथ स्टेबल नहीं है, तो रीज़न क्या है, उसकी लेटिस एनर्जी बहुत कम है। दोनों ही छोटे होंगे तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होगा, दोनों ही बड़े होंगे तो कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे। सो इनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत कम होती है। लेटेस्ट एनर्जी कम होने का रीज़न यही है कि बेरिलियम एक छोटा केटायन और कार्बोनेट एक बहुत बड़ा एनायन है। नेक्स्ट इज सल्फेट्स। सो सल्फेट किससे बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज एन ऑक्सो एसिड। नाइट्रेट्स बनेंगे फ्रॉम नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड इज आल्सो एन ऑक्सो एसिड। सो इसके जो सल्फेट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनसोल्यूबल होते हैं, जैसे बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये रेडिली सोल्यूबल हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम, बेरियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट ये बहुत ही कम सोल्यूबल होता है। सो इनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। अब रीज़न इनका मैं, हाँ पहले सल्फेट का फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सल्फेट बनेगा SO4 2 नेगेटिव से, तो मेटल है, मेटल के पास 2 पॉजिटिव है, तो इनका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, MSO4। MSO4 में कितने टाइप के बनेंगे, एक बनेगा बेरिलियम SO4, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रॉन्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। इसमें से जो बेरियम और मैग्नीशियम है ये होते हैं सॉल्यूबल ड्यू टू देयर लार्ज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब तुम्हें पता ही होगा कि जब भी हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे दो कॉन्सेप्ट जहन में आते हैं। पहला क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी, दूसरा है लेटिस एंथैल्पी।
अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लेटिस एंथैल्पी से, तो इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि ये क्रिस्टल टूट जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम है और लेटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो वो नहीं टूटेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होती है? जिसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है, और जितना छोटा कैटायन होता है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होती है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स की हाइड्रेशन एंथैल्पी हमेशा ही बहुत ज़्यादा होती है, और नीचे वाले एलिमेंट्स जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है उनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है। तो यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट की जो लेटिस एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन एंथैल्पी इनकी लेटिस एंथैल्पी से और ज़्यादा नेगेटिव होने की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है कि इनका बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का क्रिस्टल टूट जाता है और वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं लिखना, बस यही लिखना है कि बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट ड्यू टू देयर हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी दे रेडिली डिसोसिएट्स इन वाटर, और इसलिए वो सॉल्यूबल है। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एंड लेटिस एंथैल्पी आल्सो डिक्रीजेस, बट हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है, लेटिस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा डिक्रीज नहीं करती है, जिस वजह से ये क्या होता है, दे आर इनसॉल्यूबल सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर इतने सॉल्यूबल नहीं होते हैं। नाइट्रेट्स की बात करें, नाइट्रेट्स कैसे फॉर्म होंगे? नाइट्रेट फॉर्म होगा नाइट्रिक एसिड से, तो NO3 नेगेटिव, ये है नाइट्रेट। तो नाइट्रेट्स आर मेड बाय डिसोल्यूशन ऑफ कार्बोनेट्स इन डाइल्यूट सल्फेट नाइट्रिक एसिड। तो कैसे बनेंगे ये? जब भी हम लोग HNO सॉरी मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं MCO3, और इसमें डाइल्यूट HNO3 अगर हम लोग डाल देंगे तो MNO3 ट्वाइस यहाँ पे बन जाएगा, प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, बैलेंस कर लेते हैं इसे, प्लस 3 6 7 8 9, इधर कितनी हो गई? 6 7 8 9, H2 बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो मेटल कार्बोनेट्स जब भी नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट किए जाते हैं दे ऑलवेज फॉर्म नाइट्रेट्स, एंड साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिलीज जरूर होता है। मैग्नीशियम नाइट्रेट क्रिस्टलाइजेस विद 6 वाटर मॉलिक्यूल। मैग्नीशियम नाइट्रेट जब भी क्रिस्टलाइज होता है तो 6 मॉलिक्यूल इसके साथ हमेशा ही जुड़े होते हैं, whereas barium nitrate crystallize as anhydrate salt. This again show a decreasing tendency to form hydrates with increasing size and decreasing. So मैग्नीशियम की हम लोग बात करें तो MgNO3 ट्वाइस डॉट 6H2 की तरह फॉर्म होता है, और बेरियम नाइट्रेट जो है उसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रेट नहीं होता। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इसकी है हाई पोलराइजिंग पावर। इनके हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेती हैं बिकॉज ऑफ देयर हाई पोलराइजिंग पावर, और डाउन द ग्रुप उनकी हाई पोलराइजिंग पावर डिक्रीज होती है, तो बेरियम उतना अच्छे से क्रिस्टलाइज नहीं कर पाता। ये वाली केस तुम इधर भी देख सकते हो, मैग्नीशियम ने 8 वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब किया था, कैल्शियम ने 6, स्ट्रॉन्शियम ने 6 एंड बेरियम ने 2। तो तुम्हें दिख ही रहा है कि डाउन द ग्रुप द टेंडेंसी टू पोलराइज वाटर मॉलिक्यूल कम हो रहा है, क्योंकि डाउन द ग्रुप पोलराइजिंग पावर कम हो रहा है। बेरियम का साइज बहुत बड़ा है और अच्छे से पोलराइज मॉलिक्यूल को नहीं कर पाता है। ये सब, इन सब को जब हम लोग हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, now then we have a question, problem 10.4. Why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down the group? क्वेश्चन क्या दिया? देखो क्वेश्चन तुम्हें कैसे भी करके दे सकता है, तुम्हें बस आंसर क्या देना, उसका रीजन देना है। और रीजन तुम्हारा कहाँ छुपा है? सॉल्युबिलिटी है, तो हमारे पास दो ही फैक्टर है, एक है लेटिस एंथैल्पी और एक है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लेटिस एंथैल्पी ये होती है पॉजिटिव, मतलब एनर्जी इज रिक्वायर्ड इसको तोड़ने के लिए। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगी? नेगेटिव होगी, मतलब वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ अटैच हो जाएंगे और बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेंगे बिकॉज दे आर स्टेबलाइजिंग द मॉलिक्यूल और द आयन। अब ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल होगा कि सम होगा, तो लेटिस एंथैल्पी
प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये तुम्हारा गवर्न करेंगे सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया है व्हाई डज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। सो हमारे पास ये 5 हाइड्रोक्साइड है। तो सॉल्युबिलिटी पूछा गया है कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड मोस्ट सॉल्युबल है एंड ये क्या है, लीस्ट सॉल्युबल। ठीक है, नाउ साइज देखो, बेरिलियम का साइज क्या है, छोटा है, मैग्नीशियम का कंपैरेटिवली बड़ा होगा, कैल्शियम का और बड़ा होगा, स्ट्रोंशियम का साइज और भी बड़ा होगा, बेरियम का साइज बहुत बड़ा होगा। साइज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोलराइजिंग पावर के। तो बेरिलियम की हाई पोलराइजिंग पावर और इसकी क्या है, लो पोलराइजिंग पावर है। पोलराइजिंग पावर क्या डिफाइन करती है, उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो बेरिलियम हैज हाईएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड डाउन द ग्रुप बेरियम के पास है लोएस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। सो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसके, बेरिलियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड एट द एंड बेरियम की। तो जब बेरिलियम मैग्नीशियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज हो रही है कि वो लेटेस्ट एंथैल्पी को ओवरकम कर पा रहे हैं। तो वो ओवरकम कर पाएंगे तो लेटेस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी क्या है, लेटेस्ट एंथैल्पी ये पॉजिटिव है, हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है, और इन दोनों का सम नेगेटिव आएगा। अगर सम नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी उस पॉइंट पे। सो बेरिलियम की हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी के, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आंसर में लिखता हूँ डाउन द ग्रुप hydration enthalpy decreases. As a result, the release in hydration enthalpy is not large enough to compensate lattice enthalpy. ठीक है, as a result, solubility decreases down the road. क्वेश्चन किसी भी टाइप से आ सकता है, तुम्हें उसको उसी तरीके से ट्वीक करना पड़ेगा। कुछ केसेस में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी देन लेटेस्ट एंथैल्पी, तो सोल्यूबल हो जाएगा। कुछ केसेस में लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो वो इनसोल्यूबल हो जाएगा। बस यही चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी है। मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, सोल्यूबिलिटी कब है, when lattice enthalpy is greater than hydration enthalpy। lattice enthalpy hydration enthalpy से ज़्यादा है तो मतलब insoluble, और हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है देन लेटेस्ट एंथैल्पी तो मतलब सॉल्यूबल। इन्हीं चीज़ को तुम्हें ट्वीक करना है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये वाला सोल्यूबल है, ये वाला सोल्यूबल नहीं है, तो बस ये कर देना कि जो सोल्यूबल है उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी लेटेस्ट एंथैल्पी से ज़्यादा होगी, और जो इनसोल्यूबल है उसकी लेटेस्ट एंथैल्पी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होगी। सो यही तुम्हें दो चीज़ें रखनी है। अब देखो ये दूसरा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में उल्टा पूछा गया, Why does the solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfate in water decreases down the group? अच्छा, why does the solubility of alkaline earth metal hydroxide in water increases down? उल्टा पूछा गया यहाँ पे। मैंने ये गलत लिख दिया, मैं इसको ठीक करता हूँ। डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन उल्टा पूछा गया था, मैंने आंसर उल्टा दे दिया। इसको मैं फिर से लिखता हूँ,
Down the group hydration enthalpy decreases, whereas along with the lattice enthalpy. The lattice enthalpy of beryllium is so large that it cannot be compensated by hydration enthalpy. Whereas the decrease in lattice enthalpy is high, which helps in compensating which get compensated by hydration. अच्छा, मैंने क्वेश्चन पूरा ढंग से पढ़ा नहीं था, मिस हो गया, उल्टा क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आंसर उल्टा दे दिया था इसका। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है। मैं इसको एक बार थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले है हमारे पास बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इतना ही करेगा। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पे हाइड्रेशन एंथैल्पी, और उसके बाद यहाँ पे लेटिस एंथैल्पी, और यहाँ पे ओवरऑल सॉल्युबिलिटी। सो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ 3000 किलो, और लेटेस्ट एंथैल्पी भी ज़्यादा है, तो इसको ले लिया मैंने 4000 किलो। फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की कम होगी, तो इसको मैं ले लेता हूँ 2500, 2000, 1500 और 1000। लेटेस्ट हमें क्या दिख रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, सबका साइन नेगेटिव है। नेगेटिव साइन क्या डिसाइड कर रहा है या डिनोट कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। लेटेस्ट एंथैल्पी क्या है, पहले हाई है 1000, फिर हो गया 3000, फिर हो गया 1500, ठीक है। अब ओवरऑल करोगे तो यहाँ पे जो साइन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, 1000 किलो जूल, मतलब 1000 किलो जूल की एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो सोल्यूबल होगा। यहाँ से आ रहा है प्लस 500 किलो जूल, यहाँ पे आ रहा है -500 किलो जूल, यहाँ पे है 300 किलो जूल, अभी भी गड़बड़ आ रहा है -200 किलो। तो मुझे इसको और डिक्रीज करना पड़ेगा, इसको ले लेते हैं 1700, तो ये हो गया 300, ठीक है। ये डाटा ठीक है। अब इस डाटा से मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, पहले जो सॉल्युबिलिटी है वो पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव में मतलब तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो मॉलिक्यूल सोल्यूबल होगा। और डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है लेकिन नेगेटिव में हो रही है। नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है। सो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा सोल्यूबल है, उसके बाद स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एंड देन
बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड क्या है, लीस्ट सोल्यूबल है। तो दोनों ही केसेस में हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, लेटिस एंथैल्पी also decreasing down the group. However, lattice enthalpy decreases more than hydration enthalpy. लेटिस एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी से ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। तुम्हें दिख रहा है 4000 से कितने पे आ गई, 400 पे आ गई, ठीक है। यहाँ से 500 का स्टेडी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले 1000 का डिक्रीज हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ, फिर और ज़्यादा हुआ। इसी तरीके से लेटिस एंथैल्पी ज़रूरत से ज़्यादा डिक्रीज करी है। हाउएवर लेटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस मोर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी which results in the solubility of बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड उस केस में क्या हो जाता है, ज़्यादा सोल्यूबल हो जाता है। लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। Why does the solubility of alkaline earth metal carbonates and sulfate in water decreases down the group? सो अगर कार्बोनेट्स और सल्फेट की बात करें तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो नीचे जाते हुए डिक्रीज हो जाती है। तो कार्बोनेट्स में जैसे बेरिलियम कार्बोनेट, और सल्फेट में भी यही होंगे, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, यही है, ठीक है। दोनों ही केस में हमें बताना है कि ये जो बेरियम सल्फेट वाला है ये लेस सोल्यूबल है और ये क्या है, मोर सोल्यूबल। अब मोर सोल्यूबल कब होते हैं, सोल्यूबल का मतलब क्या है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी यहाँ पे ज़्यादा होगी देन लेटिस एंथैल्पी, और ये लेस सोल्यूबल है तो मतलब इसकी जो लेटिस एंथैल्पी होगी वो ज़्यादा होगी इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी से, ठीक है। लेस सोल्यूबल है, इनसोल्यूबल नहीं है, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ठीक है। बट ये मैं बोल सकता हूँ कि हाइड्रेशन एंथैल्पी इज नॉट, या फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू लेटेस्ट एंथैल्पी, एंड ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा नहीं होगी। उल्टा ही लिख ले तो वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, हम पहले लिखेंगे डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लेटेस्ट एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड लेटेस्ट एनर्जी दोनों डिक्रीज करती है। हाउएवर हाइड्रेशन एंथैल्पी decreases more rapidly as compared to, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा डिक्रीज होती हो जाती है एज कंपेयर टू किसके, लेटिस एंथैल्पी के, ठीक है। एज अ रिजल्ट द solubility decreases डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप क्या है, लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा हो जाती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली कम हो जाती है। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी और लेटेस्ट एंथैल्पी दोनों ही डिक्रीज हो रही है, लेकिन इस केस में हाइड्रेशन एंथैल्पी जिस स्पीड से डिक्रीज हो रही थी, लेटेस्ट एंथैल्पी उतने स्पीड से डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है। एज अ रिजल्ट सॉल्युबिलिटी, अब मैं इसको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ हाइड्रेशन एंथैल्पी और यहाँ पे लेते हैं लेटेस्ट एंथैल्पी। सो तो बेरिलियम के हाइड्रेशन एंथैल्पी में वही लेता हूँ 4000, और ये 500 से डिक्रीज करेगी।
अच्छा, मैंने यहाँ पे ज़्यादा डिक्रीज कर दिया था, तो ज़्यादा ही ले लेते हैं, जैसे पीछे थी उतने ही ले रहा हूँ मैं। अब लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू लेंगे। अब तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो उतनी ही हो सकती है, लेकिन लेटिस एंथैल्पी हर बार चेंज होगी। लेटिस एंथैल्पी क्यों चेंज होगी? क्योंकि लेटिस अलग है। पिछली बार क्या था, बेरिलियम और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉम्प्लेक्स बना था या क्रिस्टल बना था। अब किसका बन रहा है? बेरिलियम और सल्फेट का। तो दो एनायन, सॉरी, कैटायन तो सेम है, एनायन डिफरेंट है। अगर एनायन डिफरेंट होगा तो लेटिस एंथैल्पी ऑब्वियसली चेंज हो सकती है। जो केटायन होता है वो रिजल्ट करता है हाइड्रेशन एंथैल्पी में। तो मेजरली जो वैल्यू होगी हाइड्रेशन एंथैल्पी की वो सिमिलर ही होगी। लेटेस्ट एंथैल्पी में चेंज ज़मीन आसमान का हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज हो जाता है लेटेस्ट एंथैल्पी में, क्योंकि वो केटायन पे, वो एनायन पे डिपेंड करती है। सो लेटेस्ट एंथैल्पी इसकी हो गई जैसे 3000 ले लेता, 3000 किलो जूल, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी आ गई, तो ये आ गई -1000। तो अब तुम्हें दिख रहा है नेगेटिव सॉल्यूब, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो मतलब एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू है तो तुम्हें हीट करना पड़ेगा तब जाके वो सोल्यूबल होगा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि हाइड्रेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन लेटेस्ट एनर्जी पिछली केस में तो बहुत जल्दी डिक्रीज हो गई थी, इस केस में उतनी जल्दी वो डिक्रीज नहीं हो रही है। अब पिछली बार डिक्रीज जल्दी हो गई थी, इस बार उतनी जल्दी डिक्रीज नहीं हो रही। तो रीज़न ये है कि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है, और सल्फेट एक बहुत लार्ज केटायन है, एनायन है, तो लार्ज केटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन, तो इसलिए बेरियम यहाँ पे जो लेटिस एंथैल्पी है बहुत ज़्यादा होती है। पिछली बार हाइड्रोक्साइड था, हाइड्रोक्साइड बहुत छोटा एटम होता है, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या है, एक सल्फर और 4 ऑक्सीजन। तो तुम कंसिडर कर सकते हो कि सल्फेट का जो साइज़ होगा वो बहुत बड़ा होगा, हाइड्रोक्साइड का जो साइज़ होगा वो बहुत छोटा होगा। सो बेरिलियम का साइज़ छोटा है और हाइड्रोक्साइड का साइज़ भी बहुत छोटा है, तो इसलिए उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होती है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो एंथैल्पी थी वो कम होगी, ठीक है। मैं इसको और एक बार और दूसरे पर्सपेक्टिव से तुम्हें बताने की कोशिश करता हूँ कि जो मैंने लेटेस्ट एंथैल्पी की वैल्यू ली है वो क्यों ली है। अब देखो, यहाँ पे बेरिलियम 2 पॉजिटिव है, और एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, तो इतना है, और इसके ऊपर -1 चार्ज, एक सल्फर, तो ये बहुत बड़ा एनायन है, ठीक है। छोटा केटायन है और ये छोटा एनायन है, तो ये तो हो गए स्टेबल, और ये हो गए लेस स्टेबल, ठीक। अगर कम स्टेबल है तो इनकी क्या है, लो लेटेस्ट एंथैल्पी, लेटेस्ट एंथैल्पी इसकी कम होगी। यहाँ पे क्या होगा, हाई लेटेस्ट एंथैल्पी। अब बेरियम की बात करते हैं, तो बेरियम इतना बड़ा हो गया, बेरियम 2+, हाइड्रोक्साइड क्या है, इतना सही है। सो ये क्या है, स्मॉल केटायन स्मॉल एनायन था, अच्छे से स्टेबलाइज हो गया। अब ये क्या है, लार्ज केटायन है और स्मॉल एनायन है, तो ये क्या है, लेस स्टेबल होगा, लो लेटेस्ट एंथैल्पी। अब बेरियम यहाँ पे बड़ा है, और सल्फेट भी यहाँ पे काफी बड़ा है, तो बेरियम 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब जब लार्ज केटायन होता है, लार्ज एनायन होता है, तो वो मोर स्टेबल होता है, सो लेटेस्ट एंथैल्पी यहाँ पे हाई होती है। सो ओवरऑल जितने भी चीज़ें आएंगी ना वो तुम्हारी लेटेस्ट एंथैल्पी पे आएगी, और तुम्हें ये देखना है कि किसका साइज मैच कर रहा है और किसका साइज मैच नहीं कर रहा है। जिनका साइज मैच करेगा उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी ज़्यादा होगी, जिनके साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा उनकी लेटेस्ट एंथैल्पी कम होगी, और उसी तरीके से तुम्हें ट्वीक करना है अपने आंसर्स को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग लास्ट फ्यू टॉपिक्स पे आ जाते हैं, जैसे अनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम।
बेरिलियम का क्या होता है, एनॉमलस बिहेवियर होता है। एनॉमलस बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि वो बाकी ग्रुप के एलिमेंट से अलग तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी अलग है, ऑड वन आउट टाइप से, ठीक है, कि फैमिली के बाकी सारे मेंबर एक जैसे से हैं और दूसरा क्या है, अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम क्यों होता है, एज वी हैव स्टडीड अबाउट लिथियम, कि एनॉमलस बिहेवियर किस वजह से होता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज होगा, और साथ में इनका इसका पोलराइजिंग पावर भी ज़रूरत से ज़्यादा हाई होगा। बिकॉज ऑफ दीज टू रीजन ये अनोमलस बिहेवियर शो करता है। साथ ही साथ इसका डायगोनल रिलेशनशिप भी होता है एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम और बेरियम का जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सिमिलर है एंड पोलराइजिंग पावर भी सिमिलर है। अगर ये सारी चीज़ें सिमिलर हो जाती हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी हद तक सिमिलर हो जाती हैं, चाहे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी अलग क्यों ना हो। Okay. So beryllium has exceptionally small atomic size and ionic size and thus does not compare well with the other member of the group. तो इसका साइज चाहे एटॉमिक साइज बोलो या आयनिक साइज होगा ज़रूरत से ज़्यादा छोटा होता है। इसके कंपाउंड जनरली कोवेलेंट होते हैं। कोवेलेंट क्यों होंगे, क्योंकि साइज स्मॉल है, पोलराइजिंग पावर हाई है, तो जो भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड भी बनना चाहेंगे वो कोवेलेंट हो जाते हैं एज पर फजान से, ठीक है। इसके बाद इसके जो कंपाउंड होते हैं वो उतने स्टेबल होते भी नहीं है। कंपाउंड इसके कब स्टेबल होंगे, जब स्मॉल के टाइम स्मॉल एनायन होगा। एनायंस मोस्टली क्या है, लार्ज हैं, तो इसके कंपाउंड्स इतने स्टेबल नहीं होते और जनरली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, क्योंकि बेरिलियम का जो साइज है वो छोटा है और हाइड्रोक्साइड का भी साइज क्या है, छोटा है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाना बहुत आराम से प्रेफर करता है। तो चाहे बेरिलियम कार्बोनेट ले लो, बेरिलियम सल्फेट ले लो, बेरिलियम बाइकार्बोनेट ले लो, व्हाटसोएवर ले लो, उसमें एक अगर एक छोटा एनायन है तो उसके साथ वो कंबाइन करना ज़्यादा प्रेफर करेगा। बेरिलियम डज नॉट एग्जिबिट कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। बेरिलियम का साइज इतना छोटा है कि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। बाकी सारे क्या होते हैं 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो बेरिलियम है, इसके साथ 4 लिगेंड अटैच हो सकते हैं, 1 2 3 एंड 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स जो उसके सराउंड कर सकते हैं। तो अगर कोई लिगेंड इसके साथ है, जैसे NH3 अगर यहाँ पे आता है, तो NH3 छोटा सा साइज है, तो छोटे से साइज को कितना कवर करेंगे, बहुत ही कम करेंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है नॉट मोर देन इस 4 ही होता है। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा ले लो, जैसे मैग्नीशियम ले लिया, तो इसके ऊपर 6 मॉलिक्यूल्स आराम से आ सकते हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर और एक पीछे, ठीक है। तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाता है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 नहीं हो पाता है, क्योंकि ये अच्छे से रिएक्ट, मतलब ऊपर देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन हो रहा है, तो उस वजह से ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर से ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ाता था, ठीक है। तो जैसे जैसे साइज एटम का बड़ा होता जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर बड़ा हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल और भी बहुत बड़ा केटायन ले लोगे तो उसके साथ 1 2 3 4 5 6 और भी बहुत ज़्यादा आएंगे, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। अगर सरफेस एरिया कम है तो कम आसपास एटम्स होंगे, और कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा है और मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा एटम्स उसके साथ अटैच हो सकते हैं। सो बेरिलियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो बहुत कम होता है, लाइक 4, एंड मैग्नीशियम का साइज है और बाकी सब का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो वो एटलीस्ट 6 तो रख ही लेता है। बेरियम का 6 से भी ज़्यादा भी हो सकता है। The oxides and hydroxides of beryllium, unlike hydroxide or other metal, are amphoteric in nature. तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक होते हैं, और बाकी सबके क्या होता है, बेसिक होता है। तो हाइड्रोक्साइड जैसे तुम्हें पता है कि किसी का भी, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है MgOH ट्वाइस, ये क्या रहेगा Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ OH नेगेटिव, तो ये क्या है, बेसिक है। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था AOC एंड BRI दो रूल होते हैं, बेसिक रिड्यूसिंग आयनिक, एसिडिक ऑक्सीडाइजिंग कोवलेंट। तो जो ज़्यादा आयनिक होगा वो ज़्यादा बेसिक भी होगा, लेकिन जो ज़्यादा कोवलेंट होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ये जो बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर हाई होती है, तो वो ज़्यादा कोवलेंट होता है, और कोवलेंट होता है तो वो एसिडिक करेक्टर भी दिखाना शो कर देते हैं। मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रॉन्शियम उतने कोवलेंट नहीं होते हैं, तो वो आयनिक ही रहते हैं और वो बेसिक
करेक्टर शो करते हैं, वेरएज बेरिलियम क्या करेगा, एम्फोटेरिक करेक्टर शो करेगा। नेक्स्ट इज डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बीच में आयनिक करेक्टर सॉरी डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है। तो ये हो गया तो बेरिलियम के डायगोनल पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, एल्यूमिनियम बैठा हुआ है। सो बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे के साथ क्या शो करेंगे, डायगोनल रिलेशनशिप करेंगे। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों होती है, क्योंकि बेरिलियम से बोरॉन पे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता डिक्रीज होता है, फिर बोरॉन से एल्यूमिनियम पे जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम का ऑलमोस्ट जो साइज होता है वो सिमिलर होता है, मतलब उनका जो आयनिक साइज की बात करें वो वाला। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंक्रीज हो गए, फिर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज हो जाता है। तो डायगनली क्या होता है, दोनों की जो वैल्यू होती है सेम ही रहती है। सो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो बेरिलियम 2+ का जो आयनिक रेडियस है वो 31 पिकोमीटर है, विच इज सेम फॉर द एल्यूमिनियम आल्सो। सो बेरिलियम और एल्यूमिनियम को दोनों ही सेम सेम साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है और इसी तरीके से इनका डायगोनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाता है। अब ऐसी क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए। लाइक एल्यूमिनियम, बेरिलियम इज नॉट रेडिली अटैक्ड बाय एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। जैसे एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के बर्तन वगैरह यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। एक बार लगता है और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ जाती है और फिर वो फर्दर उसको खाने रस्ट लगता नहीं है और ईटिंग अवे ऑफ द मेटल इज नॉट फर्दर पॉसिबल। सिमिलर बेरिलियम के लिए भी होता है, बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्शन करता है और उसकी जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो अडहेर कर जाती है, मतलब चिपक जाती है मेटल के ऊपर, मेटल के साथ कंबाइन कर जाती है। सो फर्दर ऑक्सीडेशन बेरिलियम का नहीं होता, तो बेरिलियम ऐसे ही इतनी आराम से आग वो एयर में नहीं जल जाता है। लेकिन अगर उसका पाउडर बना दो बेरिलियम का तो वो एकदम से जल जाएगा। बेरिलियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन एक्सेस ऑफ एल्कली टू गिव बेरिलेट आयन। तो बेरिलियम बेरिलेट आयन देता है इस तरीके से। एंड एल्यूमिनियम भी क्या करता है, Al OH थ्राइस होता है, OH नेगेटिव के साथ क्या है, एल्यूमिनेट देता है, ठीक है। तो बेरिलियम भी हाइड्रोक्साइड बेरिलेट देता है बेसिक मीडियम में। एल्यूमिनियम भी एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट सॉरी एल्यूमिनियम कन्वर्ट हो जाता है एल्यूमिनेट में। दूसरा क्या था जो मैंने तुम्हें हेलाइड्स के बारे में बताया था, दोनों के ब्रिज क्लोराइड्स होते हैं, दोनों डायमर या पॉलीमर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड। तो दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लुइस एसिड होते हैं, लुइस एसिड की वजह से दे ऑलवेज फॉर्म ब्रिज्ड कंपाउंड्स। ब्रिज कंपाउंड मतलब एक एल्यूमिनियम यहाँ पे है, एक एल्यूमिनियम यहाँ पे, तो एक इसका जो क्लोरीन है वो इसको लोन पर दे देता है और ये ब्रिज बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से ब्रिज कंपाउंड एल्यूमिनियम बनाता है और बेरिलियम भी इसी तरीके से ब्रिज कंपाउंड बनाना प्रेफर करता है। तो इनकी इन दोनों की लुइस एसिडिटी बहुत हाई होती है, हाई लुइस एसिडिटी की वजह से ये ब्रिज्ड कंपाउंड बनाना प्रेफर करते हैं। बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आयन हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। इनकी जो टेंडेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है कि एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सके। कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने के लिए दो ही कंडीशंस होती हैं, एक तो होती है वेरी हाई पोलराइजिंग पावर और साइज छोटा होना चाहिए। दोनों ही केस ये फुलफिल करते हैं, इसलिए ये बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो इन सारे मेटल में से मैग्नीशियम और कैल्शियम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी के लिए या नेचर के लिए। अब देखो होता क्या है कि नेचर में जो सबसे ज़्यादा एलिमेंट अबंडेंट थे, जो ऐसे एलिमेंट्स थे जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते थे, नेचर ने उसी को यूज़ करते हुए हमारी बॉडी बना दी। हमारी बॉडी का पूरा नेचर उसी तरीके से यूज़ कर लिया। जैसे कैल्शियम नेचर में ज़्यादा है तो कैल्शियम से हमारी हड्डियाँ बन गई, ठीक है। अगर कैल्शियम नहीं होता और स्ट्रॉन्शियम अगर हमारे अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा होता तो हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्शियम की होती। तो इसी तरीके से नेचर इवॉल्व हुआ है और उसने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में है ज़्यादा अमाउंट में, उन्हीं को वो एब्जॉर्ब करता चले गए और उसी को वो यूज़ करती गई हमारी बॉडी में, ठीक है।
तो इसी तरीके से कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। 25 ग्राम मैग्नीशियम हमारी बॉडी में होता है और 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि 5 ग्राम आयरन होता है और 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर होता है। अब कॉपर की डेफिशिएंसी से अल्जाइमर डिजीज़ हो जाती है। अगर कॉपर तुम्हारी बॉडी में सफिशिएंट नहीं है तो अल्जाइमर डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी है। अल्जाइमर डिजीज़ में अपनी मेमोरी वगैरह हम लोग खो देते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और उससे ऑक्सीजन हम लोग नहीं ले पाते, ठीक है। बट उनका क्या है 5 ग्राम और 0.06 ग्राम। कैल्शियम कितना है 1200 ग्राम है। कैल्शियम इतना ज़्यादा क्यों है क्योंकि हमारी हड्डियाँ ही कैल्शियम से बनी है। और मैग्नीशियम 25 ग्राम क्यों है क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस में मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो एटीपी जब भी बनेगा, एटीपी क्या है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये हमारे हेल्प करता है एनर्जी रिलीज करने में। हमारी बॉडी क्या करती है एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर लेती है, फिर जब भी केमिकल रिएक्शन करनी है उसके लिए एनर्जी चाहिए, मेटाबॉलिज्म करना है, तो वो एटीपी कन्वर्ट हो जाता है एडीपी में और काफ़ी सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाती है। सो मैग्नीशियम कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है एटीपी के सिंथेसिस में। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में भी होता है। 99% ऑफ आवर बॉडी कैल्शियम इज प्रेजेंट इन बोन्स एंड टीथ। तो हमारे बोन्स टीथ्स नेल्स में बोन्स और टीथ्स में हमारा कैल्शियम यूज होता है। सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोगुलेशन। तो सेल मेम्ब्रेन जो हमारी होती है उसमें भी कैल्शियम होता है, और ब्लड कोगुलेशन में भी, जैसे हाथ वगैरह कट जाता है तो थोड़ी देर में वो बंद हो जाता है, ठीक है। अगर वो बंद नहीं होता है, एमनीशिया बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर उस डिजीज को क्या बोलते हैं, तो वो अगर हाथ कट गया और ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रही है तो सारा खून बह जाएगा तुम्हारी बॉडी से। तो उसको रोकने के लिए बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग होती है, और ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम के मॉलिक्यूल्स उस जो प्रोटीन से एक नेटवर्क बनता है उसके अंदर घुस जाते हैं और फर्दर ब्लड क्लॉट बनाते हैं और वहाँ से ब्लड बहना बंद हो जाता है। उसके बाद जो भी है तुम इसको देख लेना, टाइम हो गया तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है। तो एस ब्लॉक यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसके बाकी जो 2-3 बचे हैं, जैसे ये हार्मोन्स की मेंटेनेंस में इन्वॉल्व होता है, और कॉन्टिन्यूसली कैल्शियम हमारी बॉडी में से निकलता जाता है और कॉन्स्टेंटली वो एब्जॉर्ब होता जाता है। जैसे किडनी स्टोन होता है, किडनी स्टोन्स आर बेसिकली कैल्शियम ऑक्सलेट। तो अगर हम लोग ऑक्सैलिक एसिड लेते हैं लाइक टमाटर वगैरह में से ऑक्सैलिक एसिड उसके अंदर प्रोड्यूस होता है। तो ऑक्सैलिक एसिड कैल्शियम के साथ क्या होता है कंबाइन कर जाता है और कैल्शियम ऑक्सलेट बना लेता है। ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट होता है यही किडनी स्टोन होता है। तो कैल्शियम ऑक्सलेट क्या होता है, इनकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी कम होती है वाटर के अंदर। तो जब किडनी वाटर प्यूरिफाई कर रही होती है तो वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो वो प्रेसिपिटेट होने लग जाता है और वो कैल्शियम स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए होता है कि अगर डिहाइड्रेटेड अगर तुम रहते हो, ज़्यादा पानी नहीं पीते हो, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं किडनी स्टोन बनने के लिए। लेकिन कैल्शियम ऑक्सलेट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इथेनॉल में ज़्यादा होती है। इथेनॉल मतलब इथेनॉल पता ही है, ठीक है। तो इसलिए ये होता है कि बियर अगर हम लोग पीते हैं तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं कि किडनी स्टोन होगा, क्योंकि वो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो डिसॉल्व हो जाता है इथेनॉल में। और इसी तरीके से बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या इथेनॉल ज़्यादा होता है। जैसे होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं उनमें अल्कोहल यूज़ किया जाता है। सो होम्योपैथिक की जो दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए, क्योंकि जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो इथेनॉल में ज़्यादा सोल्यूबल है, वो इतना पोलर नहीं है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी इथेनॉल में ज़्यादा होती है। और अगर पानी कम होता गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाएगी और वो प्रेसिपिटेट होता जाएगा और स्टोन बड़े बड़े स्टोन बनते चले जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। आई होप ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा चैप्टर।